नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, लागू कीजिए। सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। 4% मुस्लिम महिला है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? दिन आज का बहुत बड़ा, क्योंकि आज नारी को मिलने जा रही आरक्षण शक्ति से जुड़ी ऐतिहासिक घड़ी आ गई। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और अब आज बारी राज्यसभा में इस बिल के पास होने की है। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन बिल पर आज राज्यसभा में मंथन होगा और उम्मीद पूरी है कि लोकसभा में जिस तरीके से करीब करीब सर्वसम्मति के साथ ही उसी रूप में राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा और साथ में ही इतिहास रचा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण पर आज राज्यसभा में चर्चा। सुबह 11 बजे ये बिल पेश होगा और फिर चर्चा की शुरुआत। चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय आज तय किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा से लेकर निर्मला सीतारमण तक आज महिला आरक्षण बिल के इस मुद्दे पर राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे। एनडीए की तरफ से 16 सांसद नाम सामने आए हैं जो महिला आरक्षण के मुद्दे पर आज बोलेंगे। तो महिला आरक्षण की लड़ाई 27 साल बाद अब उस मुकाम पर है जहां से महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का जो अब तक सपना था वो सच होने वाला है। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले विपक्ष इस बिल की समर्थन की बात तो कर रहा है, लेकिन उसमें किंतु परंतु जोड़ रहा है। इफ एंड बट के साथ आरक्षण में ये नुक्ताचीनी जोड़ी जा रही है और इस सब के बीच लोकसभा से हरी झंडी मिल गई है महिला आरक्षण बिल को, जिसके बाद अब आज महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश होगा आखिरी परीक्षा के लिए। और इस बीच महिला आरक्षण बिल पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। आज के दिन वो क्या कह रहे हैं, पहले जरा ये सुनिए। 27 वर्षों से लंबित वुमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन और अभिनंदन कर रहे थे सभी सांसद। बहुत ऐतिहासिक बिल, बहुत ही शानदार, सभी ने सहयोग भी दिया। कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल करने का प्रयास भी किया, तो फिर जवाब भी सुना, लेकिन 2 माननीय सांसदों को छोड़ करके सभी ने इसका समर्थन किया। हम इसका आभार प्रकट करते हैं। राज्यसभा में सप्लीमेंट्री बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि कल लोकसभा में हम लेट हो गए थे, तो सप्लीमेंट्री बिजनेस के माध्यम से लाया जाएगा। बाकी तो राज्यसभा सचिवालय ज्यादा जानता, लेकिन आज राज्यसभा में चर्चा होगी, ये मैं कह सकता हूं। और आइए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती। आशीष, जरा बातचीत तो कीजिए मिमी चक्रवर्ती से। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को महाविजय और अब आज राज्यसभा में भी जीत तय है। सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा वन ऑफ द यंगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर्स। सिर्फ सांसद नहीं है, इसके पहले एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार, उसके पहले एक बहुत अच्छी सिंगर भी मिमी चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, जिनका पोजीशन तृणमूल कांग्रेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऐतिहासिक पल है, आप मानती हैं, आप खुश हैं कि महिला आरक्षण बिल फाइनली लोकसभा से पास हो गया? जी, मैं तो एक महिला होने के खातिर, एक महिला
होते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी, डेफिनेटली मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं नहीं, मेरी पार्टी बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश हैं। बट समर्थन तो देखिए हम ये बिल का करते ही हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट हम तभी कर पाएंगे जब हर एक नारी इस हमारे देश में सुरक्षित होगी, जब हर एक नारी, जब मणिपुर को न्याय मिलेगा, जब हर एक नारी घर बैठे, ये जब दिल्ली में रात को लोग लड़कियां चलेंगी, उन्हें डरना नहीं पड़ेगा, पुलिस स्क्वाड नहीं बुलाना पड़ेगा, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इसको। लेकिन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो ये चीज़ें इंश्योर हो सकेंगी डेफिनेटली। बट एज अ कंट्री वेयर वी सेलिब्रेट लाइक वर्शिप गॉड्स, जैसे हमारे यहाँ पे हम दुर्गा पूजा करते हैं, सो व्हाट डज इट डिनोट? इट डिनोट अ मदर who can do everything, raise a child but is protective, can fight, can turn the world upside down on her own terms, right? And वहीं पे अगर एक नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ऐसा ना सोचे, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, ऐसा ना सोचे कि उनके ऊपर हुआ है, 4 दिन मीडिया हाइप है, फिर मीडिया हाइप बंद हो गया तो वो थॉट प्रोसेस चला जाता है इंसान के दिमाग से। वैसा ना हो, याद रखिए उसको कब तक न्याय नहीं मिला उसे सोचिए। सो आई थिंक एज अ वुमन वी ऑल शुड थिंक अबाउट इट। और आज जब हम ये 128 अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 75 इयर्स बाद क्यों हुआ, यही मेरा क्वेश्चन रह ये तो अच्छी बात है ना कि आप लोग जैसे पॉलिटिशियंस आए, उन लोगों ने ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया कि आखिरकार पॉलिटिशियंस को ये बात समझ में आई कि अब हमको ये करना पड़ेगा, आप लोगों को ये हक देना पड़ेगा। जब आप ये बात कर रही थी मिमी कि यू नो वुमन कैन टर्न सो मच इनटू रियलिटी, काफी कुछ वो कर सकती है, मुझे आपकी लीडर का भी ध्यान आया जी, ममता बनर्जी खुद इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है जी। एंड आप मुझसे पूछ रहे हैं हमारा समर्थन, मतलब ये कल हॉल में भी बात हो रही थी समर्थन क्या है नहीं है करके, तो आप ऐसे एक दल के एमपी से बात कर रही हैं जिनकी लीडर, जिनकी सीएम खुद, शी इज़ द अलोन वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, exactly, and she have fought against all odds, and हमारे स्टेट में and she has given opportunities to member of parliament, definitely young women. And also I would like to say this, I believe in unity, definitely सब इंडिया मतलब इंडिया है, देश मतलब देश है, लेकिन मैं ये प्राइड, ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी that Bengal thinks a bit ahead of everything. I would like to say it, put it in a right way. And I'll have no this thing in acknowledging that. ये आप लोगों ने साबित किया है कई बार। Yes, and देखिए हमारे बंगाल में already 35% plus महिला आरक्षण है, मतलब seats are for women. 21 leading ministers हैं जो कि they head the departments, 21 lady ministers हैं, and पंचायत में बोलिए या फिर कहीं पे भी बोल लीजिए, all there are mostly women who are heading it. So already there is 35% plus. अब लोकसभा में भी देख लीजिए. So the question is that if a party like Trinamool, which is so powerful, they say what it is, honest, and a leader like Mamata Banerjee has already vouched for it, has already done it. तो ये बताएं मुझे कि दैट ब्रिंग्स टू मी अ क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा इशू हो रहा है कि ये बिल अभी तुरंत लागू नहीं हो पाएगा, इसमें वक्त लगेगा जी। क्या तब तक चुनावों में आपकी पार्टी हो या दूसरी पार्टियों, इनको फिर कम से कम अभी 33% सीटें देनी चाहिए महिलाओं को? देखिए, एक शुरुआत हो जाएगी बेहतर। मैं एज ए इंडिविजुअल मैं जो बोलना चाहूँगी आशीष, एक तो मैंने पहले ही बोल दिया, जो ये 75 इयर्स बाद आया, यही इट्स टू लेट, एंड अभी इसको और टालना, आई डोंट थिंक, सी एज नॉट एज अ पार्टी पर्सन, नॉट एज एनीवन, बस एज एन इंडिविजुअल, एज अ वुमेन, आई थिंक व्हाई इज दिस डिले, हम क्यों ये डिले कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें तो इसका आर्ग्यूमेंट दिया गया ना, क्योंकि पहले जनगणना करनी पड़ेगी, फिर परिसीमन होगा, यू नो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कट आउट होंगी, देखिए हम नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, ये आर्ग्यूमेंट। राइट, आई अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बट हमें एक बात बोलिए, व्हेन women talk about women rights, they are called feminists, right? Feminist is not being fighting like fighting unnecessarily or hating men. Feminist is being wanting or to achieve something which we have been denied of, right? And हम वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि
महिला और पुरुष सब एक है, तो आज ये क्यों हो रहा है? तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको आपके फिल्म्स में, जी पॉलिटिक्स में जी। भी आपको भी संघर्ष का सामना करना पड़ा क्या? जी देखिए, एक लड़की की, एक नारी की, स्पेशली व्हेन यू आर अ वुमन एंड यू आर ओपिनियनेटिव, you definitely face problems. Same with Mamata Banerjee. She also, because she is opinionative, because she is vocal, because she is straightforward on face, she faces a lot of problems. बिल्कुल, तो मिमी चक्रवर्ती को आप सुन रहे हैं, टीएमसी की सांसद हैं, और एक शिकायत बार बार जो वो दोहराती हुई नजर आ रही है कि साहब इतना वक्त क्यों लग गया महिलाओं को ये आरक्षण जो कि उनका अधिकार है वो मिलने में। देखिए, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज पेश होने के बाद जब चर्चा होगी तो एनडीए की तरफ से 16 सांसद बोलेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इसमें जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण के नाम भी सामने आ गए हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर जेपी नड्डा अपनी बात रखेंगे, निर्मला सीतारमण अपनी बात रखेंगी। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से वो बड़े चेहरे जो मोर्चा संभालेंगे महिला आरक्षण के मुद्दे पर, उसमें जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण का नाम सामने आ गया है और कुल 16 सांसद एनडीए की तरफ से जो महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखेंगे। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल की महाविजय, और अब आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल की जीत तय। और अब इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। कनाडा से ये बड़ी खबर आ रही है। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा दुनिके की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अज्ञात हमलावर, कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या की खबर सामने आ रही है। अज्ञात हमलावर थे जिन्होंने गोलियां मारी गैंगस्टर सुक्खा को, और कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की मौत हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, ये जो गैंगस्टर सुक्खा था एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम था। तो कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या की बड़ी खबर। अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला गैंग जो है उससे भी ये गैंगस्टर सुक्खा जुड़ा हुआ था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये गैंगस्टर सुक्खा था, और अब गैंगस्टर सुक्खा की कनाडा में हत्या। अज्ञात हमलावर बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं गैंगस्टर सुक्खा पर कनाडा में। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। तो ये एक और गैंगस्टर कनाडा में जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावर जिनकी गोलियों की चपेट में ये गैंगस्टर आया है। और इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से अपनी बड़ी कवरेज का रुख करेंगे हम। जेएमएम की सांसद हैं महुआ माझी। वो कह रही हैं कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास होने की उन्हें बेहद खुशी है। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए लेकिन अभी आरक्षण की लड़ाई जारी रखनी होगी। बिल के लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए सभी दल आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दें। ये अपील भी महुआ माझी की तरफ से की गई है। सुनिए जरा। झारखंड से आने वाली जेएमएम सांसद महुआ माझी हैं हमारे साथ। आरक्षण बिल पर चर्चा आज राज्यसभा में मैडम होगी। जो अब तक चर्चा हुई और अब राज्यसभा में चर्चा होगी, आप भी उसमें हिस्सा लेंगी। क्या कुछ आपको लग रहा है राज्यसभा में रह गया है कहने को? देखिए, इसका तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल की मांग वर्षों से रही है और रही है। हमारी पार्टी तो इसको पसंद भी करती है। अपने स्टेट में भी जैसे 50% रिजर्वेशन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, और महिलाएं बहुत तेज़ी से पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव वगैरह में भाग ले रही हैं, और वो एमपी और एमएलए इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। तो ये रिजर्वेशन, मैंने भी राज्यसभा में महिला रिजर्वेशन के लिए अपनी आवाज़ उठाई। कांग्रेस तो काफ़ी पहले से इसमें पहल उन्होंने कर ही रखा है और कई पार्टियां साथ में हैं।
तो इसके लिए हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और ST SC और OBC रिजर्वेशन, उसके अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे भी एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ। आदिवासी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो जो बहुत पावरफुल घर की महिलाएं हैं, बहुत पैसे वाले घर की महिलाएं हैं, ब्यूरोक्रेट्स के घर की या इंडस्ट्रियलिस्ट के घर की या पॉलिटिशियन, तो उसमें वो लोग हावी हो जाएंगे। यानी अगर ये बिल पास भी हो जाता है OBC के बिना, तो एक राजनीतिक लड़ाई रह जाएगी लड़ने के लिए। हाँ, क्योंकि OBC भी बहुत अच्छी खासी संख्या में है और वो जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ऐसे ही लोगों के लिए हम लोग, ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग आरक्षण चाह रहे हैं ताकि वो बराबरी में आ जाए, उसके बाद फिर आरक्षण समाप्त हो जाए। लेकिन एक पेच इसमें ये है कि जब ये घोषणा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा कि हाँ महिला आरक्षण होगा, तो खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए हमारे इंटीरियर से, झारखंड के विभिन्न इलाकों से, और महिलाओं ने कहा कि हम लोग 24 का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब ये पता चला कि ये तो अभी 24 में आने वाला ही नहीं है, ये पता नहीं 29 में आएगा कि नहीं, और कल जैसा कि माननीय अमित शाह जी की बातों से लगा कि 29 के बाद ये बिल आएगा, इसका मतलब हो सकता है कि वो 34 में चला जाए। उसके अगले इलेक्शन में अगर 29 तक नहीं आता है तो फिर 34 का ही हम लोग मान के चल सकते हैं। तो तब तक तो बहुत लंबा समय है। मामला नियत का है। बिल्कुल, अगर करना चाहते हैं आप तो 24 के लिए कीजिए, हम लोग यही चाहेंगे, क्योंकि तत्काल बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, नोटबंदी का निर्णय या लॉकडाउन का निर्णय, ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं कि रातों रात लिए गए हैं। तो क्यों नहीं महिला आरक्षण बिल का निर्णय भी तुरंत लिया जाए। अभी भी चुनाव होने में तो बहुत देर भी है, MLA इलेक्शन होने में लगभग 1 साल है, MP इलेक्शन के लिए भी 7-8 महीने हैं ही, तो आराम से किया जा सकता है। ये मांग लगातार विभिन्न दल उठा रहे हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो, और सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, सभी पार्टियों की, तो सभी पार्टियों को चाहिए कि अगर इस पर सहमत हो गए हैं महिला आरक्षण बिल पर, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को 33% या उसके आसपास दें, एक तरीके से जो टिकट है। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल होगी कि जब तक रिजर्वेशन पेन एंड पेपर में नहीं होता है तब तक तो पार्टियां चाहे तो अपने यहाँ दे ही सकती है, भाजपा भी दे सकती है अपने पार्टी में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को ला ही सकती है। आपको मैं बता दूं कि हमारे राज्य में विधानसभा में 12.35% महिलाएं हैं, और हमारे यहाँ जो पंचायत चुनाव है उसमें तो 50% आरक्षण है, मुखिया चुनाव या जिला परिषद में चुनकर आ रही हैं। लेकिन अगर आप भाजपा की जो स्टेट्स है जहाँ वहाँ की उनकी सरकार है, जैसे हरियाणा में सिर्फ 10% महिलाएं विधानसभा में है, मध्य प्रदेश में 9.13% है, लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में 13.70 है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं हम। कनाडा से ये खबर आई है, पंजाब का गैंगस्टर सुखा, NIA का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखा, उसकी कनाडा में हत्या कर दी गई है। सुखा अर्श डल्ला गैंग से जुड़ा हुआ था। सुखा पर टारगेट किलिंग का आरोप, और जिस अर्श डल्ला गैंग से सुखा जुड़ा हुआ था उस पर कल ही NIA ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया है। और उसी गैंग से जुड़ा ये गैंगस्टर सुखा, जिसकी कनाडा में हत्या हो गई है, अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारी हैं। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जगविंदर से डिटेल्स और क्या मिल रही हैं। जगविंदर। रोमाना, देखिए विनिपेग में ये पूरा गोलीबारी हुई है और तकरीबन 15 गोलियां चली हैं। वहां पर सुखा दुनिके की हत्या की गई है और बिल्कुल उसी अंदाज में ये हत्या हुई है जैसे कई दिनों पहले जो है वो निज्जर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसी तरह से हुआ है। जहां तक सुखा दुनिके का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो ये अर्शडल्ला और बम्बिया ग्रुप से जुड़ा हुआ था। 2017 में फेक डॉक्यूमेंट्स पे ये नेपाल के रास्ते विदेश में भागा था और फिर पता लगा था कि ये कनाडा पहुंच गया और वहां से टारगेट किलिंग के कई घटनाओं के बाद इसको नामजद किया था। एक कैटेगरी का ये गैंगस्टर था। NIA ने भी इसको वांटेड की लिस्ट में शामिल किया हुआ था और जो जितनी भी कनाडा से एक्टिविटीज चल रही हैं उन एक्टिविटीज में ये काफी सरगर्म था। लेकिन ये किस तरह से हत्या हुई, कनाडा जिस तरह से पूरा माहौल बना रहा है, उसके बाद अब कनाडा की सरकार क्या कहती है, ये बड़ी बात देखने वाली हो। बिल्कुल, यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि निज्जर की हत्या के बाद जिस तरीके की हिमाकत कनाडाई सरकार की तरफ से दिखाई गई थी, अब सुखा की हत्या के बाद भी कहीं वैसी हिमाकत तो कनाडा नहीं करेगा?
देखिए, एक बात साफ होती है कि जब भी आप क्रिमिनल्स को पनाह देने लगते हैं, उनके लिए लिबरल रुख अपनाते हैं, तो वो बाहर वारदात को अंजाम देने के साथ साथ अपनी दुश्मनी और अपनी हरकतों को आपके इलाके में भी अंजाम देते हैं। तो यही कनाडा में हो रहा है कि वहां पर अपने आप को सेफ हेवन की तरह रखकर ये जिस तरह से पंजाब में या उत्तर भारत में फिरौतियां वसूल रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अब वही चीज सब जो है वो कनाडा में शुरू हो गई है। यही खालिस्तान मूवमेंट के टाइप 80 और 90 के दौर में हुआ था और वही अब दोबारा से उसका पुनरावृत्ति हो रही है। और सरकार को चाहिए किस तरह की एक्टिविटी को लगाम लगाएं, वरना ये घटनाएं वहां और बढ़ेंगी और फिर दोनों देशों के रिश्तों के बीच में और आपसी संबंधों को लेकर इस तरह की खटास बढ़ती रहेगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। आपको बता दें कि करीब 30 के आसपास ये गैंगस्टर्स पंजाब और आसपास के इलाकों के जो अपराध भारत में करके विदेशों में भाग जाते हैं और वहां पर छुपे रहते हैं, ऐसी ही संख्या कनाडा की अगर बात की जाए तो करीब 9 के आसपास गैंगस्टर्स जो कनाडा में छुपे हुए हैं, भारत में जो मोस्ट वांटेड हैं। और इन्हीं में से एक सुखा जो अब कनाडा में मारा गया है, अज्ञात हमलावरों की गोलियों का निशाना बना है। तो आज नारी को मिलने जा रही आरक्षण शक्ति से जुड़ी ऐतिहासिक घड़ी है। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज बारी राज्यसभा की। महिला आरक्षण की लड़ाई जो 27 साल पुरानी लड़ाई है और अब 27 साल बाद उस मकाम पर है जहां से महिलाओं के लिए लोकसभा में, देश की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का सपना सच होने वाला है। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले विपक्ष की तरफ से बिल का समर्थन तो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ किंतु परंतु भी जोड़े जा रहे हैं। कुछ इफ एंड बट आरक्षण में आरक्षण का नुक्ता जोड़ा जा रहा है। इस सब के बीच लोकसभा से हरी झंडी मिलने के बाद आज महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी और यही राज्यसभा में इस महिला आरक्षण बिल की आप कह सकते हैं आखिरी परीक्षा। तो महिला आरक्षण बिल को बीजेपी बड़ी कामयाबी बता रही है। एबीपी न्यूज के हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर विकास भदौरिया के साथ बातचीत में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है ये बिल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, महिलाओं की ताकत बढ़ाने के लिए है। तो एबीपी न्यूज से बातचीत की है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं वीडी शर्मा, और उनकी तरफ से बताया गया है कि किस तरीके से ये बिल जब अमल में आ जाएगा तो इससे महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। सुनिए जरा ये खास बातचीत। से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। अब सरकार की कोशिश है कि इसे बिना किसी रुकावट के राज्यसभा से भी आज पास करा लिया जाए। लेकिन जब ये बिल पास हो रहा था तो चर्चा के दौरान ये कहा जा रहा था कि इस बिल का कनेक्शन चुनावों से है, 2024 के चुनावों से और आने वाले विधानसभा के चुनावों से। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में खजुराहो से सांसद और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वीडी शर्मा जी, क्या इस महिला आरक्षण बिल का चुनाव से कनेक्शन है? क्या मध्य प्रदेश में इसका लाभ मिलने वाला है बीजेपी को? महिला आरक्षण बिल कल लोकसभा के अंदर पारित हुआ है और ध्वनिमत के साथ पारित हुआ है। ये बिल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल पावर के कारण से, और ये इतनी बार 4 बार लगातार ये बिल आया लेकिन पारित नहीं हुआ। एक बार राज्यसभा में हुआ था लेकिन बाद में इसको फाइनली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये बिल कल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल किसी लाभ के लिए नहीं है। ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात का उल्लेख किया, माननीय अमित शाह जी ने कल अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि हम केवल लाभ के लिए चीज़ों को लेकर के नहीं आते। ये बिल जो आया है ये देश के लिए और एक आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए आज ये बिल देश के संसद ने पारित किया है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनका ही बिल पावर है कि आज ये साकार रूप ले रहा है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी या सरकारें बिना किसी लाभ के कोई भी कदम नहीं उठाती हैं। महिला बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पिछले 3 चुनावों में देखा गया है, उनका वोट प्रतिशत जो है पुरुषों की तुलना में बढ़ा है। और जब ये वोट प्रतिशत बढ़ा है तो बीजेपी भी सत्ता में आई है।
तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को ही दिख रहा है। मध्य प्रदेश में तो मामा की सरकार है, मामा की बहनें और भांजियां नहीं वोट करेंगी, क्या इस बिल से उनको खुशी नहीं होगी? ये आप मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के लिए क्या जरूरत है और उनके जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय इस बात के लिए कि समाज और देश को सशक्त बनाने में इनकी भूमिका क्या होगी। पॉलिटिकली जिसको जो लाभ मिलना है, जो अच्छे काम करने वाले दल हैं, अच्छे काम करने वाली सरकार है, अच्छे काम करने वाला नेतृत्व है, तो उसको नेचुरली पॉलिटिकली लाभ मिलता है। लेकिन उसके पीछे ये नहीं होता है केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। समाज को सशक्त बनाने में इसकी जो भूमिका है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश के अंदर जो भी निर्णय किए वो इसी आधार पर किए हैं। इसलिए महिला जो आरक्षण का बिल अभी जो आया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि समाज की ये ज़रूरत है 50% आबादी को कैसे हम सशक्त बनाएंगे। और एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश के अंदर 44 लाख लोगों को अवसर मिला है, तो उनका स्वामित्व किसके पास है? बहनों के हाथ में मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना हमारी सरकार ने लागू की है, तो 1,30,00,000 महिलाओं को पहले 1,000 रुपये उन्हें हम सशक्त बनाने के लिए, सम्मान के लिए देते थे, आज उन्हें 1,250 दे रहे हैं। तो ये प्रयास केवल वोट बैंक के लिए नहीं है, ये प्रयास महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ समाज सशक्त कैसे बनेगा उसमें महत्वपूर्ण। समाज को तो अब सशक्त आप इस कानून को लागू करके तुरंत बना सकते थे, लेकिन सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि ये बिल अब 2029 से लागू होगा, परिसीमन के बाद लागू होगा। बिना परिसीमन के आज भी लागू किया जा सकता था, पुराने बिल में तो ऐसे ही प्रावधान था जो पास नहीं हो पाया। कल आपने देखा होगा माननीय अमित जी ने बहुत स्पष्ट कहा अपने रिप्लाई के अंदर, संविधान के दायरे में और इसकी जो कमेटी बनी है, निष्पक्षता के भाव के साथ उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर परिसीमन होगा और परिसीमन होने के बाद जो सेंसस के साथ जो परिसीमन होगा उसके आधार पर संवैधानिक व्यवस्था में तय होगा। कल हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि इस बाद में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और कोर्ट का इश्यू बन जाए, तो बहुत स्पष्ट किया है। तो इसलिए सेंसस और परिसीमन ये दोनों चीज़ों के साथ सीटों का बढ़ना या महिला आरक्षण में उन्हें जो अवसर मिलेगा, तो कानूनन जो आवश्यक है उसके अनुसार निर्णय इस पर आगे होंगे। लेकिन दक्षिण के राज्यों की चिंता है कि उनकी आबादी कम है, परिसीमन जब होगा सेंसेक्स के आधार पर, तो उनके राज्यों की आबादी कम होने की वजह से उनको लोकसभा सीटें उनकी उस तादाद में नहीं बढ़ पाएंगी जिस तादाद में उत्तर भारत के राज्यों की बढ़ रही है, तो उनकी भी अलग चिंता है। तो परिसीमन के बाद तो उनको नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखिए इसके बारे में जो चर्चा में सारे बिंदु जो आए हैं उससे मुख्य तौर पर यही है कि इन सारी चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट और बिना किसी उसके, इसलिए कमेटी और उसका जो निर्णय होगा वो किसी प्रकार की चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए पूरे देश के अंदर क्या ठीक तरीके से, और जिसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ जो चीज़ें होंगी, तो मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह जी ने भी कल यही कहा कि इसमें कोई सरकार का काम नहीं है। आज बिल पारित हो गया, अब इसमें वो जो कमेटी है वो सारी चीज़ों को इसको लेकर के करेगी। देखिए, राज्यसभा में आज महिला आरक्षण बिल पेश होगा। आज ही राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा होगी और राज्यसभा की सांसद हैं कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, वो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आज बात रखेंगी अपनी। और इससे पहले ही फूलो देवी नेताम ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से की है खास बातचीत। फूलो देवी नेताम भी कह रही हैं कि ओबीसी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इस महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण मिलना चाहिए था और इसे फौरन लागू करना चाहिए। वही मांग जो कांग्रेस की तरफ से रखी जा रही है उसी को फूलो देवी नेताम ने दोहराया है। में कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम हैं और ये सीडब्ल्यूसी की मेंबर भी हैं और अहम बात ये है कि राज्यसभा में
आज चर्चा होनी है, वोटिंग होनी, राज्यसभा में पार्टी की ओर से राय भी रखने जा रही हैं। सबसे पहला आपसे मेरा सवाल ये फूलो देवी जी कि इस जो महिला आरक्षण का बिल आया है, क्या इसका आप स्वागत करती हैं? क्या इसको आप एक बेहतर कदम मानती हैं? क्या राय है आपकी? बिल्कुल, इस महिला आरक्षण बिल को हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी का सपना था कि महिलाओं को नगरीय निकायों में संविधान संशोधन विधेयक पारित करके तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने पारित किया और वो आज महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है। नगरीय निकायों में महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व बेखूबी से निभा रही हैं। और इसके चलते आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे देश में करीब 15 लाख महिलाएं चुनी हुई नेता हैं और आज बेखूबी से काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर इस बिल का हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और इस बिल पे हम आज राज्यसभा में बोलने वाले हैं। आज जब आप राज्यसभा में बोलेंगी फूलो देवी जी, तो सबसे प्रमुख आपका मुद्दा क्या रहेगा जो आप इस बिल के सिलसिले में उठाने जा रही हैं? हमारा ये मुद्दा रहेगा कि हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं का है और महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। इसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे थे। देर आए दुरुस्त आए, वो बिल आज आया है। हम उस बिल का समर्थन करते हैं। महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा, महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण के तहत रोस्टर बनेंगे और उस आरक्षण के तहत महिलाएं चुनाव लड़ेंगे। और मैं इसमें एक मांग करना चाहूँगी, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए है उस बिल में प्रावधान आरक्षण का, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उन महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिले। आपने एक बड़ी बात कही कि आपने पिछड़ा और अल्पसंख्यक की भी बात कही, अल्पसंख्यकों को भी मिले इसमें आरक्षण? बिल्कुल मिलना चाहिए, वो भी हमारे देश की महिलाएं हैं, उनकी भी जनसंख्या है हमारे देश में। महिला तो महिला है, सारी महिलाओं को इस आरक्षण के तहत। ये जो 2024 में चुनाव हैं और अब ये महिला आरक्षण का बिल आया है, तो राजनीतिक तौर पर आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा 2024 में? देखिए, महिला आरक्षण बिल अभी लाए हैं, इसमें जनगणना होगा, जनगणना के तहत रोस्टर तैयार होंगे और आरक्षण का तब लाभ मिलेगा। ये काफ़ी समय लगेगा। हमारा मांग है कि तत्काल जनगणना शुरू करें और तुरंत ये 33% महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके। कह रही हैं जनगणना भी अभी शुरू कर दी जाए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 2011 में हुआ था, 2016 में होना था, तो आज तक हुआ नहीं। ये 23 है। फूलो देवी नेताम जी हैं, ये मांग दो बड़ी अहम मांग कर रही है। कह रही हैं कि अभी जनगणना शुरू कीजिए और अभी लागू कर दीजिए इसको, पहली बात। और दूसरी बात कह रही है कि ओबीसी को और साथ में अल्पसंख्यकों को, इन दोनों को इस आरक्षण का लाभ दिया जाए। हमारे साथ में हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मेंबर भी हैं और जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस बीच जो नया संसद भवन है उसके सामने एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, दिखा देते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संसद भवन पहुंचे तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उन्हें अपने पास बुलाकर तस्वीर खिंचवाई। ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि नितिन गडकरी पहुंचे थे नए संसद भवन में। शरद पवार वहां पर पहले से खड़े हुए थे, तस्वीर खिंच रही थी और शरद पवार ने नितिन गडकरी को अपने नजदीक बुलाया, अपने बराबर में खड़ा किया और फोटो क्लिक करवाई। कि महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे भी कहा जाता है कि वहां पर मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। और महाराष्ट्र के जो राजनेता हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते कई बार नजर आते हैं और उसी की बानगी ये खास तस्वीर। और अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सबसे अलग अंदाज। राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पुलियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। आप देख रहे हैं कैसे जो पुली हैं वो वहां पर मौजूद और उन्हीं के बीच घिरे हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की लाल कमीज पुली पहनते हैं वैसी ही लाल कमीज में राहुल नजर आ रहे हैं और वो जो बैज नंबर होता है वो भी राहुल के बाजू पर बंधा हुआ आप देख रहे हैं। और इस दौरान पुली की तरह ही राहुल गांधी ने सामान भी उठाया, बोझ भी ढोया। तो ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं।
राहुल गांधी का अलग अंदाज जो नजर आया है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी जमकर गूंजे हैं। देखिए जरा, पुलियों की तरह कपड़े पहने हुए, वैसे ही पुलियों की तरह बैच नंबर बाजू पर बंधा हुआ और पुली की तरह ही सामान उठाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं।